हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई के जो नए नियम बैंकों पर लागू हो रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये जो नए नियम है ये आपको जानने बहुत ज़रूरी है। ये किससे रिलेटेड है? यूपीआई से रिलेटेड नए नियम और एटीएम से और सिम कार्ड से रिलेटेड नए नियम जो है 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई लागू कर रही है। इन सभी नियम के बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। यूपीआई या एटीएम या सिम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने यूपीआई का सही इस्तेमाल और एटीएम का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। जैसे कि आपको पता है कि 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2025 से जो है नया आरबीआई का नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है ये 1 अप्रैल 2025 से, और इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई और एनपीसीआई जो है अपने नए नियम लागू करने जा रही है। ये जो नए नियम हैं ये यूपीआई, एटीएम से लेन देन और मोबाइल नंबर की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन बदलावों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि किसी भी असुविधा से आप बच सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोबाइल नंबर से जुड़े हुए कौन से जो नए नियम हैं वो 1 अप्रैल से लागू होंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर 90 दिनों तक निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय रहने का मतलब है कि आपके मोबाइल नंबर पर 90 दिनों तक ना ही कोई कॉल आई है या फिर ना ही कोई कॉल आपने की है, या फिर ना ही कोई मैसेज आया है, या फिर ना ही कोई आपने एसएमएस किया है, तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो रीअसाइन कर दिया जाएगा। रीअसाइन का मतलब है कि वो जो आपका मोबाइल नंबर है वो किसी दूसरे पर्सन के नाम पे उसको दूसरे पर्सन को दे दिया जाएगा। जैसे कि आप कई बार देखते हो कि आपने किसी का मोबाइल नंबर अपने फ़ोन में सेव किया हुआ है तो उसकी व्हाट्सएप जो डीपी है कई बार वो चेंज हो जाती है। इसका मतलब है कि वो मोबाइल नंबर जो है किसी दूसरे पर्सन को असाइन कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि वो आपका नंबर रीअसाइन कर दिया जाएगा अगर 90 दिनों तक आपने उसमें कोई भी कॉल वगैरह या रिचार्ज वगैरह नहीं किया है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि ज़्यादातर जो बैंक हैं वो आपके पहले जो मोबाइल नंबर था, आपका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट में वहीं अटैच होता है, लेकिन अब से क्या होगा कि अगर आपका वो नंबर निष्क्रिय कर दिया गया है तो आपको ये ज़रूरी है कि अपना जो अपडेटेड मोबाइल नंबर है वो आपको अपने बैंक में जाकर अपने बैंक अकाउंट के साथ में अटैच कराना होगा, और यूपीआई के साथ में भी उस जो बैंक नए नंबर को अटैच कराना ज़रूरी होगा। वरना अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी जो यूपीआई आईडी है वो निष्क्रिय कर दी जाएगी। यदि आपने अपना मोबाइल नंबर बदल लिया है, अपडेट कर लिया है, तो अपना नया जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको बैंक में अपने अकाउंट के साथ में अपडेट कराना ज़रूरी होगा। आगे हम देखते हैं कि मिनिमम बैलेंस के बारे में आरबीआई के नए नियम क्या कहते हैं। दोस्तों, बैंकों में आपका जो बचत खाता है, चाहे आपका किसी भी बैंक में बचत खाता है, उसमें एक मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। अगर आप अपने बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखते हैं तो आपको उसका एक फ़ाइन लगता है जो कि आपके बैलेंस के अकॉर्डिंग लगता है, तो उसका आपको जुर्माना देना पड़ता है। कई बैंक ये जो मिनिमम बैलेंस है उसके नियम जो है बदल रहे हैं। ये जो मिनिमम बैलेंस के जो नियम हैं वो मेट्रो, शहरी और सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग है। तो आपका भी अगर किसी भी बैंक में अगर खाता है तो आप अपने
बैंक से जाकर पता करिए कि आपका वहाँ पे मिनिमम बैलेंस कितना है। जैसे मान के चलिए कि आपका मिनिमम बैलेंस 2,000 रुपये है, तो आपको 2,000 रुपये अपने खाते में रखना ज़रूरी होगा। अगर 2,000 से कम अगर आप अपने खाते में मिनिमम बैलेंस रखते हैं तो आपको मिनिमम बैलेंस चार्जेस देना होगा। आगे हम बात करते हैं एटीएम से रिलेटेड कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। दोस्तों, एटीएम से पैसे निकलवाने के नए नियम क्या है कि आरबीआई ने ये निर्देश जारी किए हैं कि एटीएम से मुफ्त निकासी की सीमा को कम कर दिया है। पहले क्या होता था कि अगर आप मान को चलिए कि आपके पास एसबीआई का एटीएम है, एसबीआई का एटीएम कार्ड है, तो आप एसबीआई के एटीएम से जाकर पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी दूसरे जैसे एचडीएफसी बैंक के एटीएम से जाकर पैसे निकालते हैं तो आपको वहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री होती है। लेकिन कुछ कितनी ट्रांजैक्शन होती है, वो 3 ट्रांजैक्शन होती है। एक महीने के अंदर आपको 3 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री दी जाती है कि 3 बार आप जो है दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन 3 से ज़्यादा बार जब आप दूसरे के एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, तो आपको वहाँ पे चार्जेस लगते हैं। वो जो चार्जेस है वो आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट किए जाते हैं। तो उससे रिलेटेड ये नई अपडेट ये है कि अब ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम से महीने में सिर्फ 3 बार ही मुफ्त में पैसे निकालने की अनुमति होगी। अगर 3 से ज़्यादा बार पैसे निकालते हैं तो आपको 20 से 25 रुपये का शुल्क देना होगा। ये पर ट्रांजेक्शन है। मान के चलिए आपने 4 बार पैसे निकलवा लिए तो आपको 25 रुपये जो है वो चार्जेस लगेंगे। एटीएम से नकदी निकालने पर नए शुल्क कितने हैं? तो निःशुल्क लेन देन की सीमा के बाद शुल्क 21 रुपये से बढ़ाकर 23 रुपये कर दिया गया है। मतलब 23 रुपये आपको पर ट्रांजैक्शन जो है वो एटीएम से कैश निकालने पर आपको लगेंगे। इसके अलावा अगर जब आप बैंक से जो स्टेटमेंट निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं तो उस पर भी ट्रांजैक्शन जो है वो शुल्क लगाया गया है। बैलेंस चेक करने और मिनिमम स्टेटमेंट पर भी 7 रुपये तक का ट्रांजैक्शन शुल्क लगाया गया है। आगे हम बात करते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है? देखो, धोखाधड़ी से बचने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया गया है। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या है कि अगर आपने मान के चलिए कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का किसी को चेक दिया है, किसी के नाम पर आपने 50,000 से ज़्यादा का चेक बनाया है, तो आपको बैंक को ये जानकारी देनी होगी कि मैंने उस पर्सन के नाम पर 50,000 रुपये का चेक लगाया है और उसके अकाउंट में ये पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बैंक की तरफ से एक कॉल आएगा कि क्या आपने ये जो 50,000 रुपये से ज़्यादा का ये जो चेक है वो उसको वेरीफाई करने के लिए बैंक आपको क्या करेगी, कॉल करेगी। अगर आप ये कॉल को रिसीव नहीं करते हैं तो आपका ये जो चेक है अगर आप उस कॉल को रिसीव नहीं करते हैं तो आपका वो जो चेक है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव पे सिस्टम। तो यहाँ पे है कि कई बैंक जो है इस सिस्टम को लागू कर रहे हैं। पीपीएस मतलब पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का चेक जारी करते हैं तो आपको बैंक को चेक के बारे में कुछ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से देनी होगी। बैंक इस जानकारी को चेक के पेमेंट से पहले वेरीफाई करेगा। अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। इससे चेक से होने वाली धोखाधड़ी से को रोकने में मदद मिलेगी। आगे हम बात करते हैं कि आपको इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले तो अगर आपने अपना मोबाइल नंबर अपडेट किया है तो अपने बैंक खाते में उस मोबाइल नंबर को ज़रूर अपडेट करवाएं। दूसरा है कि बैंकों की निःशुल्क लेन देन सीमा की जानकारी रखें और डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दें। मतलब अपना जो मिनिमम बैलेंस वो पूरा रखें। तो तीसरा है कि मोबाइल नंबर अपडेट करने और बैंकिंग सेवाओं में किसी भी बदलाव के प्रति सतर्क रहें। आगे हम बात करते हैं कि यूपीआई खाते। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि
अगर आप यूपीआई का उपयोग करते हैं, यूपीआई यानी कि आप गूगल पे, फ़ोनपे या और किसी यूपीआई ऐप का प्रयोग करते हैं, तो ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 अप्रैल 2025 से जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े यूपीआई खाते लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, उन्हें बैंक रिपोर्ट से हटा दिया जाएगा। मतलब अगर आपने लंबे समय से अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने यूपीआई से अगर आपका मोबाइल नंबर आपने बदल लिया है लेकिन यूपीआई में आपका पुराना ही मोबाइल नंबर चल रहा है, तो वो आपका यूपीआई आईडी जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। अगर आपका फ़ोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा है और आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो बैंक इसे अपने रिकॉर्ड से हटा देगा और आपके खाते के लिए यूपीआई सेवाएं बंद कर दी जाएगी। इसीलिए अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपने खाते को एक्टिवेट कराना होगा। आगे हम बात करते हैं कि एफडी से कौन से नए नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि आप जानते हो कि एफडी इसका मतलब है फिक्स्ड डिपॉजिट। ये जो है सीनियर सिटीजन की पहले बात करते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने एफडी में ब्याज पर बड़ी राहत दी है। 1 अप्रैल से जो टीडीएस है, टीडीएस यानी कि पहले क्या होता था कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हो, मतलब अगर आपकी एज 60 साल से प्लस है, तो आप पर जो एफडी पर ब्याज होता था, अगर आपको एफडी पर ब्याज सालाना जो है 50,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको ब्याज मिल रहा है, तो उस पर टीडीएस जो है आपको देना पड़ता था। टीडीएस यानी कि, लेकिन अब ये जो सीमा है ये बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है कि अगर सीनियर सिटीज़न का जो एफडी पर ब्याज है अगर वो 1 लाख से ज़्यादा है तो आपको जो है टीडीएस देना होगा। अब इन सब से ये निष्कर्ष निकलता है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय जो लेन देन है उसकी सुरक्षा को बढ़ाना है और डिजिटल पेमेंट्स को अधिक से अधिक सुरक्षित बनाना है। सुनिश्चित करें कि आप इन परिवर्तनों के से अवगत रहें और अपने बैंकिंग व्यवहार को तदनुसार अपडेट करें।